चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में। ये वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनके स्ट्रगल के बारे में अगेंस्ट द डिकूज। डिकूज यानी कि आउटसाइडर्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, एक ऐसी सोच, एक ऐसे सुनहरे काल के बारे में जो वो अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। In 1895, a man named Birsa, who was born in Munda tribe, started gaining popularity. अब जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये कौन है? ये है बिरसा। तो 1895 में क्या हुआ कि मुंडा ट्राइब में जन्मे बिरसा जो थे, इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दिया। इनका जन्म हुआ था छोटा नागपुर में, जैसे कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं। ये है झारखंड में एक हिस्सा। तो हमने बात की कि इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दिया था। अब उसके पीछे क्या कारण थे वो भी जान लेते हैं। Well, the tribal people thought that he had magical powers so he could cure diseases and multiply grains. जो आदिवासी लोग थे उनकी ये सोच थी, उनकी एक मान्यता थी कि बिरसा मुंडा के पास कुछ मैजिकल पावर्स थे जिसकी वजह से वो बीमारियां जो थी उन्हें ठीक कर सकते थे और फसलों को दोगुना कर सकते थे। He was also famous among other tribes such as Santhals and Oreons. संथाल्स एंड ओरेयंस, ये जो ट्राइब्स है ना, ये भी मुंडा ट्राइब की तरह उसी रीजन में यानी कि झारखंड के रीजन में रहने वाली कुछ ट्राइब्स थी। तो इनमें भी बिरसा मुंडा जो थे फेमस होने लग गए। कैसे? देखिए, हमने भी बात की ना कि एक तो लोगों का मानना था उनमें मैजिकल पावर्स थी, दूसरा बिरसा डिक्लेयर्ड दैट ही वुड सेफगार्ड ट्राइबल्स फ्रॉम डिकूज। तो ये डिकूज कौन थे जिनसे कि बिरसा लोगों को बचाना चाहते थे? ये थे आउटसाइडर्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स, द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द मनी लैंडर्स। तो जो ट्राइबल्स थे ना, इनका जो तरीका है रहने का वो बिल्कुल अलग था आम लोगों से। तो इनको लगता था कि ये जो डिकूज हैं यानी आउटसाइडर्स हैं, ये अगर इनकी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा? ये लोग कोशिश करेंगे इनको एनस्लेव करने की। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए ये जरूरी था कि अपने आप को सेफ गार्ड रखें ऐसे लोगों से। बट ये जानने से पहले कि ये डिकूज से क्यों इतना अगेंस्ट हो गए थे, हमें इनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनके लाइफस्टाइल के बारे में। सो हाउ द ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड। वेल, some of them were झूम cultivators, some were hunters and gatherers, and some were animal herders. यानी ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हमने डिवाइड किया है हमारी इंडियन ट्राइब्स को। तो अब इन्हें डिटेल में भी समझ लेते हैं। अगर बात करें झूम कल्टीवेशन की, तो दिस इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। अब झूम कल्टीवेशन जो है ये कहाँ पे किया जाता है? यहाँ मैप में देखिए, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है हमारा हिली एरिया नॉर्थ ईस्ट का। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जो 7 स्टेट्स हैं जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ऐसी जो स्टेट्स हैं वो इस हिस्से में कवर होती। तो यहाँ पे क्या किया जाता था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था। और इसके अलावा जो ये आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारा हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट, यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। तो ये झूम कल्टीवेशन बेसिकली था क्या, और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? इसमें क्या किया जाता था? लैंड इज फर्स्ट क्लियर्ड एंड देन कल्टीवेशन इज डन ऑन दैट। अब जरा आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या है? जो लैंड है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो क्लियर है और बाकी के हिस्से पे क्या है? वेजिटेशन है। तो ये लोग क्या करते थे? दे यूज टू बर्न द वेजिटेशन सो दैट लैंड जो है वो क्लियर हो जाए और वहां पे ये अपनी कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, जैसे कि अभी हम इस हिस्से की बात करें, यहाँ पे मूव कर जाएंगे, यहाँ की वेजिटेशन को क्लियर कर देंगे बाय बर्निंग इट, और उसके बाद क्या करेंगे? वहां पे कल्टीवेशन करेंगे। वेल, ये जो ट्राइब्स थी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए करती थी, इनका ये मानना था कि अगर आप एक ही जगह पे बहुत सारे साल तक कल्टीवेशन करेंगे ना, तो वहां की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये क्या करते थे? जगह बदलते रहते थे। तो अभी आपको पता चल गया कि झूम कल्टीवेशन थी क्या। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स की। कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जैसे कि खूंड्स ऑफ उड़ीसा एंड बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये क्या करते थे? ये फॉलो करते थे प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। तो उसमें ये लोग क्या करते थे? दे यूज टू हंट कलेक्टिवली, मतलब एक पूरा ग्रुप जाता था,
इसलिए शिकार के लिए। और उसके बाद ये वहां पे क्या क्या करते थे, शिकार करने के बाद जो भी मीट कलेक्ट होता था उसको एक बांट लेते थे और फिर उसको यूज किया करते थे। नेक्स्ट, दे गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स। जितने भी फ्रूट्स उगते थे जंगलों में और जो रूट्स होती थी खाने लायक, ये उनको गैदर करते थे। यूज श्रब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी ये अपनी मेडिसिन के लिए भी जो जंगलों में श्रब्स होती थी उन्हीं पे डिपेंड करते थे। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, रूट्स थे, फिर जो ये श्रब्स थी, इन्हीं को ये क्या करते थे, लोकल मार्केट में बेचते थे। अब लोकल मार्केट से हमारा मतलब है कि जैसे जो ट्राइब्स थी, इनकी जो खुद के एरिया में जो छोटी मोटी मार्केट होती थी, प्लस इन्हीं के ट्राइबल एरिया के अगर कुछ दूरी पे कुछ सेटल्ड हो रखी हैं, कुछ ऐसे मतलब विलेजेस हैं या कोई छोटी मोटी सिटीज है, तो ये वहां पे भी अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था वो बेच देते थे। लोकल वीवर्स डिपेंडेड ऑन ट्राइब्स फॉर कुसुम फ्लावर्स विच वर यूज्ड एज अ डाई। तो जो लोकल वीवर्स थे, हमने कहा ना ये अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसे बेचा करते थे, तो कुछ जो लोकल वीवर्स थे आसपास के विलेजेस या सिटीज से, वो इनके पास आते थे, किस लिए, कुसुम फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि उससे क्या किया जाता था, कपड़े डाई किए जाते थे। तो अभी आपको पता है कि जो हंटर्स थे ये अपनी लाइफ कैसे जीते थे। अगर हम आगे बात करें तो है एनिमल हर्डर्स। अब एनिमल हर्डर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं और फिर जो भी उनका आप कह सकते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि मिल्क है, मीट है, या जो भी है, वो ये यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। द ट्राइब्स लाइक वन गुज्जर्स, लबादीज, गढ़ीज एंड बकरवाल्स प्रैक्टिस दिस। ये हमने कुछ ट्राइब्स के नाम लिए हैं। अब जो ये वन गुज्जर थे, ये कौन थे, ये पंजाब की रहने वाली ट्राइब थी। लबादीज कहाँ के थे, ये थे आंध्र प्रदेश के। गढ़ीज वर फ्रॉम कुल्लू। बकरवाल जो थे ये थे जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये लोग क्या करते थे, ये अलग अलग जगहों पे ये अपने एनिमल्स जो थे रियर करते थे और उन्हीं के साथ रहते थे और उन्हीं से अपना जो था गुजारा चलाते थे और एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जगह जगह जाते रहना पड़ता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थी, कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो थोड़ी फॉर्मल सी लाइफ जीना चाह रहे थे। अब वो नहीं चाहते थे कि या तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से उन्हें जगह जगह जाना पड़े या फिर हर्डर के तौर पे उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़े। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम एक जगह सेटल हो जाएंगे। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, यानी कि कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो एक जगह रुक जाएंगे, एक ही जगह सेटल हो जाएंगे और वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करेंगे। यहाँ आपको इमेज में भी यही दिखाया गया ना कि एक पर्टिकुलर लैंड है और वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ट्राइब्स ने डिसाइड किया और इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो संथाल्स जैसी ट्राइब थी या गोंड्स जैसी जो ट्राइब थी, ये लोग मच मोर सिविलाइज थे। किनसे, हंटर्स एंड गैदरर्स से या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से। क्योंकि उनका मानना था कि जो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं वो हैं थोड़े वाइल्ड और साथ ही क्या है, क्रूअल। तो उनका ये मानना था कि जो लोग सेटल डाउन कर गए हैं वो ज्यादा बेटर है इनसे, दूसरे तरह के ट्राइब से जो सेटल डाउन करना नहीं चाहते। अब जैसे कि हमने कहा ना कि जो डिकूज थे वो इनकी जो लाइफ थी ट्राइब्स की उस पर इफेक्ट डाल रहे थे, तो क्या था, कैसे इफेक्ट पड़ रहा था, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। वेल, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स। ऐसे कौन से तरीके थे या ऐसे क्या चीजें थी जिसकी वजह से ट्राइबल्स को लगता था कि जो कॉलोनियल रूल है यानी जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो अफेक्ट कर रहा है उनकी लाइफ को। तो वो कैसे अफेक्ट कर रहा था, अफेक्ट ऑन द ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी लाइफ पे अफेक्ट था। अफेक्ट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो एक मेथड था कल्टीवेशन का इस पे भी अफेक्ट पड़ा। अफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट लॉज, यानी जो फॉरेस्ट लॉज थे उनका भी एक अलग से अफेक्ट पड़ा ट्राइबल लाइफ पे। प्रॉब्लम विद द ट्रेड, जो जैसे कि हमने भी कहा ना कि ये लोग भी ट्रेड करते थे, अभी पढ़ा था ना हमने कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती थी उसको ये बेचते थे, तो उन सब चीजों में भी प्रॉब्लम आई। एंड द सर्च फॉर वर्क, यानी काम करना तक भी इनको पड़ गया था। तो ये सब चीजें क्या हुई थी इसको अब हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी लाइफ पे कैसे अफेक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल की वजह से। दे लॉस्ट देयर पावर। अगर हम बात करें ट्राइबल चीफ्स की ना,
तो पहले क्या होता था, जो ट्राइबल चीफ होता था उनका एक पूरा कंट्रोल होता था अपनी टेरिटरी पे, उनके पास पावर्स होती थी। जैसे कि हम इसे स्मॉल स्केल लेवल पे अगर बात करें ना, तो जैसे राजा होता है, राजा का अपनी जो टेरिटरी होती है उसमें पूरा कंट्रोल होता है ना। तो एक स्मॉल स्केल लेवल पे आप ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि जो ट्राइब्स होती थी, इनका जो चीफ होता था उसका पूरा कंट्रोल होता था। कॉलोनियल रूल आने की वजह से इनकी जो ये पावर थी, इन्हें लगा कि अब वो खत्म होती जा रही है। दे लॉस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पहले क्या होता था कि जो ट्राइबल चीफ होता था उसका एक पूरा कंट्रोल होता था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि कैसे काम चलेगा, क्या तौर तरीके होंगे जो एक ट्राइब फॉलो करती है, वो सब कौन डिसाइड करता था? जो ट्राइबल चीफ होता था। लेकिन अब उनकी ये पावर भी खत्म हो गई। डिसिप्लिन वॉज फोर्स्ड अपॉन ट्राइबल ग्रुप्स, यानी जितने ये ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने कुछ अपने रूल्स बना दिए और कहा कि अब आप ये रूल्स फॉलो करेंगे ही करेंगे। सब ट्राइब्स को वो रूल जो थे उनके ऊपर जबरदस्ती डाले गए। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिशर्स, यानी उन्हें क्या करना पड़ता था, तोहफों के तौर पे बहुत ह्यूज अमाउंट या कुछ ऐसे महंगे गिफ्ट्स जो होते थे वो ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे। किन्हें? ट्राइबल चीफ्स को। तो अब आपको ये पता चल गया कि ट्राइबल चीफ्स जो थे उनकी लाइफ पे क्या क्या अफेक्ट पड़ा था। सो व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? वेल, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो आइडिया था वो लगता था बिल्कुल बेकार। उन्होंने कहा कि आप एक जगह सेटल हो जाइए। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि कुछ लोग जो होंगे वो क्या होंगे? पीजेंट्स, और कुछ लोग क्या होंगे? ओनर्स। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, पढ़ा था ना एक पिछले चैप्टर में, कि पीजेंट जो था वो टैक्स किसको देता था? जो जमींदार था। यहाँ पे वो ओनर को दिया जाएगा, और जो ओनर है वो टैक्स किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो मेन जो उनका आइडिया था वो क्या था, कि हमें जो ये ट्राइब्स हैं इनसे भी अब क्या वसूल करना है? टैक्स। तो उसके चक्कर में उन्होंने ये कहा कि आप एक जगह सेटल डाउन हो जाइए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो थी वो उन्होंने बंद करा दी। मगर उसमें भी नुकसान क्या हुआ? अब देखिए, ये आपको कैसी लैंड लग रही है? इज इट फिट फॉर कल्टीवेशन? नहीं ना, क्योंकि कितना सूखा बैरन लैंड है। तो कुछ लोग जो ट्राइब्स थी जिनके हिस्से में इस तरह का लैंड आया, या ऐसी जगह उनको मिली जहां पे पानी वगैरह जो था वो बहुत कम था, तो उनकी फसलें ही नहीं उग पाई। फसलें नहीं उग पाई तो क्या हुआ? जो टैक्स था उसे वो नहीं दे पाए। तो ऐसे टाइम में उन्हें लगने लग गया कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या इंसिस्ट किया? उन्होंने कहा, जैसे कि झूम कल्टीवेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमने पहले डिस्कस किया ना, कि जैसे असम, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां के लोगों ने क्या कहा कि हमें प्लीज आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही सही है। हम एक जगह फिक्स होके अगर काम करेंगे, और अगर लैंड में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि अगर वो बंजर जमीन हुई या वहां पे पानी ना हुआ, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने इन नॉर्थ ईस्टर्स को क्या कहा कि हाँ ठीक है, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि और भी इफेक्ट्स पड़े थे, तो और नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब ये फॉरेस्ट लॉज की अगर हम बात करें, तो इसके पहले ये जान लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट थे इनके ऊपर एक पूरा कंट्रोल गेन कर लिया। यानी इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह हमारे अंडर होंगे, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो रूल्स क्या थे वो भी देख लेते हैं। ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, यानी जो ट्राइब्स थी वो जंगलों में अब आराम से घूम फिर नहीं सकते थे। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया गया जहां पे लोगों का आना जाना अलाउड नहीं था। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स। हमने पहले पढ़ा था ना कि वो फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स गैदर करते थे अपने खाने के लिए, है ना। तो वो सब उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं करेंगे। एनिमल हंटिंग वॉज ऑल्सो बैंड। अभी पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले कि एनिमल्स जो थे उनकी हंटिंग की जाती थी कलेक्टिव फॉर्म में, फिर वो मीट को डिवाइड करते थे। अब ये सब टोटली बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं अब ये हमारे अंडर है, ये रिजर्व्ड एरिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड दे वर नॉट अलाउड टू कट वुड। अब उन्हें वुड भी कट करने नहीं दी जाती थी। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो जो ये वुड थी इसको ट्रेड करना चाहते थे। तो अगर ट्राइब्स ही वुड को कट करके ले जाएंगे तो उनके पास तो वुड नहीं बचेगा ना। अब आप पूछेंगे वुड का क्या करना था? देखिए, बड़े बड़े जो फर्नीचर हाउसेज है उन्हें वुड चाहिए होता है ना, तो ये लोग उस वुड को सेल करते थे ब्रिटिशर्स। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये सब चीजें जो भी हमने पढ़ी ये सब कर दी बैन।
अब ये बैन तो होगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें बैन करने से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ होगा? नहीं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे बाद में, जैसा हमने पढ़ा ना, वुड उनको कट करनी होती थी ताकि वो बेच सके बड़े बड़े फर्नीचर हाउसेस में, या जो भी उनको, जहां पे भी उनको सेल करना होता था। तो अब ये वुड कट करने के लिए उनको मजदूर तो चाहिए ना। तो वो लेबरर्स जो थे वो कौन होते थे? वो ट्राइब्स ही तो होती थी। तो अब उन्हें क्या लगा कि अब उन्हें मजदूरों की भी कमी आने लग गई। तो ऐसे में क्या किया गया कि उन्होंने उनके ऊपर से ये जो हमने अभी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी ना, ये सब हटा दी। उन्होंने कहा कि आप एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, आप थोड़े बहुत फ्रूट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, और आप थोड़ी बहुत वुड भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये सब अलाउ करती है ना कुछ कुछ चीजें, जैसे कि थोड़ा बहुत फ्रूट्स कलेक्ट करना या वुड कलेक्ट करना, तो उसके बाद उन्होंने ये जो एक आइडिया निकाला वो ये था कि उन्होंने कहा कि आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं एक स्मॉल पैच पे, और उसके बदले में हम आपसे जब चाहें काम करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें उनकी ये रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें डिसोबे करना शुरू कर दिया। और इस डिसोबे का एक रिजल्ट निकला था, एक रिवोल्ट हुआ था। वो रिवोल्ट कौन सा था? वो था सोंग्राम संगमा रिवोल्ट ऑफ असम 1906 में। ये आप जो डार्क पार्ट देख रहे हैं ना इस मैप में, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये है असम स्टेट। तो यहाँ पे ये सोंग्राम संगमा रिवोल्ट हुआ था। इनका ये कहना था, जो ये ट्राइब थी, इनका ये कहना था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ना तो हम जो है वुड जो है उसे कट कर सकते हैं, ना हम फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ना हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा जो है शुरू से जो जीने का तरीका वो यही है, हम इन्हीं चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो हम ऐसे ही जिएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? फॉरेस्ट लॉज के बारे में, और जो उससे ट्राइबल्स की लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा था उसके बारे में। नॉट ओनली दिस, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड। तो ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी? ट्रेड के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, देखिए अभी जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मनी लैंडर दिखाया गया है, और दूसरी इमेज जो है उसमें क्या दिखाया गया है? सिल्क ककून्स। तो हमने ये दोनों इमेजेस क्यों दिखाई? हजारीबाग एक ऐसी जगह है जो कहाँ पे है? इट इज इन झारखंड। तो ये जो हजारीबाग जगह झारखंड में है, ये इसलिए फेमस थी कि वहां की जो ट्राइब्स थी ना, जैसे कि संथाल्स वगैरह की बात करें, दे यूज टू रेयर कोकून्स, और ये यूरोपियन ट्रेडर्स को बेचे जाते थे, क्योंकि इंडियन सिल्क जो था ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो इंडियन सिल्क की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जो सिल्क ऑफ इंडिया था ये बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी का था। तो ये जो मनी लैंडर्स होते थे या और जो मिडिल मैन होते थे, ये क्या किया करते थे? ये बहुत कम दामों पे ये सब परचेज किया करते थे ककून स्किन से, जो कि हमारी ट्राइब्स थी, और बाद में इन्हें 5 गुना ज्यादा दाम पे, यानी 5 टाइम्स मोर प्राइस पे बेच दिया जाता था। किनको? यूरोपियंस को। तो इस वजह से जितनी ये ट्राइब्स थी ना, ये लगने लग गया कि ये जो मनी लैंडर्स हैं या मिडिल मैन है, यानी ये जो दीकूज हैं, ये लोग कैसे हैं? ये बुरे हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हमसे जो चीजें हैं सारी मेहनत हम करते हैं, कम दाम पे खरीद के खुद हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, और हमें बहुत ज्यादा बियर करना पड़ता है इन लोगों की वजह से, एक मिसरेबल लाइफ जीनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो ट्रेड में फेस करनी पड़ रही थी किन्हें? ट्राइबल्स को। इसके अलावा जब आपने अभी तक पढ़ा कि उनके साथ क्या हो रहा है, ट्रेड में भी नुकसान हो रहा है, उन्हें जंगलों में भी कुछ नहीं खाने पीने दिया जा रहा, ना ही हंटिंग करने दी जा रही है, और उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं करने दी जा रही, तो ऐसे में मुसीबत क्या आई? उन्हें काम ढूंढना पड़ा। दे हैड टू सर्च फॉर वर्क। तो उस दौरान उन्हें काम कैसा मिलता था? आइदर दे हैड टू वर्क इन व्हाट माइंस और इन टी गार्डन्स। तो यहाँ पे भी काम करना इतना इजी नहीं था। अब इजी क्यों नहीं था? देखिए, अगर हम माइन की बात करें, आपको इतनी गहराई में जाके काम करना पड़ता है जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो होता है। और नॉट ओनली दिस, उन्हें जो वेजेस दी जाती थी ना वो भी बहुत लो होती थी। तो ऐसी जगह पे काम करना जहां पे एक तो वो आपके लिए हैजार्डस है, यानी खतरनाक है, प्लस आपको वेजेस भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी हर तरफ से जो ये ट्राइब्स थे इनको कितना कुछ फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ द मनी लैंडर्स और द जमींदार्स। यानी इन सब की वजह से, किन की वजह से? जिनको कि हमने शुरू में क्या बोला, दिकूज। तो इन दिकूज की वजह से इन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, जितने भी ट्राइबल्स थे ना, दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन्होंने कहा कि अब
ये टाइम आ चुका है कि हमें विद्रोह करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उस टाइम क्या हुआ, कोल्स नाम की जो ट्राइब थी, इन्होंने 1831 के टाइम में क्या किया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन्हीं की तरह कुछ और ट्राइब्स भी थी, जैसे कि संथाल्स। संथाल्स ने कब किया, इन 1855। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिशर्स की तरफ से जितना भी हमें नुकसान हो रहा है नहीं सहेंगे, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। एंड बस्तर जो थे, उन्होंने 1910 में विद्रोह दर्ज किया, किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड देन केम वर्ली ट्राइब, इन्होंने 1940 में विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये कुछ विद्रोह हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये विद्रोह जो थे ये स्मॉल लेवल पर भी थे, कुछ जगह ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हाहाकार भी हो गया इनकी वजह से, ब्रिटिशर्स को नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा। तो ये मतलब सारी चीजें जो थी ये किस चीज का रिजल्ट थी, ये इस चीज का रिजल्ट थी कि जो ब्रिटिशर्स इनके साथ जो इतना गलत कर रहे थे, जो इतना अत्याचार कर रहे थे, उस वजह से इन सब लोगों ने, इन अलग अलग ट्राइब्स ने तंग आकर फाइनली क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ऐसा ही एक विद्रोह किया था बिरसा मुंडा ने। अब बिरसा मुंडा कौन थे, इनका जन्म हुआ था 1870 में। कहाँ पे, छोटा नागपुर में। ये हमने पहले पढ़ा है ना, ये कहाँ पे ये लोकेट करता है, इन झारखंड। तो बिरसा मुंडा जो थे, जैसे कि हमने कहा कि 1895 में पॉपुलैरिटी गेन करने लग गए थे, तो ही हैड हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग। इन्होंने कुछ ऐसी कहानियां सुनी थी अपने बुजुर्गों से, जिसमें कि किन बारे में बात की गई थी, मुंडा अपराइजिंग के बारे में। ये वो सिचुएशन थी जब जब मुंडा ट्राइब ने अपराइज किया था अगेंस्ट किनके, उन लोगों के जिन्होंने कभी इन पे अत्याचार किया था। He had heard tales of golden age. उन्होंने ऐसे सुनहरे काल के बारे में सुना था जब जो मुंडास थे वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे, जहां पे वो क्रॉप्स उगाते थे और बहुत ही मिल के, खुशी के साथ और हर चीज को बांट के बड़े ही अच्छे ढंग से रह रहे थे। और यहाँ तक कि जब उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, तो उन्होंने क्या पढ़ा था कि मुंडास कुड रिगेन राइट्स। मतलब मिशनरी स्कूल में उन्होंने कुछ मिशनरी से ये भी सुना था कि अगर जो मुंडा ट्राइब है वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर और अपने राइट्स को रिगेन कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट किया। और रिवोल्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही टर्न्ड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे ना, जो लोगों को, जो भोले वाले ट्राइबल लोग थे, उनको क्या करते थे, फंसा लेते थे, किसमें, लोन साइकिल में। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया, मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। एंड इन 1895 अर्ज्ड मुंडास टू रिकवर ग्लोरियस पास्ट। उन्होंने कहा कि अब हमें दोबारा से अपने उस ग्लोरियस पास्ट को, उस सुनहरे काल को दोबारा से हमें क्या करना है, वापस लाना है। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन राज। उनका मानना था कि उन्हें अपना एक खुद का राज बनाना चाहिए, यानी एक ऐसी, उनके पास अपनी, कह सकते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए उनका कंट्रोल, जिसमें कि सारी जो ओनरशिप है चीजों की वो उनके पास होगी और उनके ऊपर कोई भी आगे किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज नहीं करेगा, उनका खुद का राज होगा। एंड ही वॉन्टेड टू कीप मिशनरीज एंड लैंडलॉर्ड्स आउट ऑफ हिज रीजन। उन्हें लगता था कि जो मिशनरीज हैं वो उन्हें उनके कल्चर से दूर ले जा रहे हैं, उन्हें एक दूसरा ही धर्म अपनाने को कह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने सारे जो कल्चर एंड कस्टम है उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। और लैंडलॉर्ड, जैसे कि हमने कहा ना कि वो उन्हें लोन साइकिल में फंसा लेते थे या उनसे चीजें सस्ते दाम पे खरीद के बाद में उन्हें महंगे दाम पे बेचते थे, तो ऐसे लोगों को वो अपने इलाके से दूर करना चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि दिस वरीड द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे अब वो बहुत ज्यादा चिंतित हो उठे, क्योंकि जो लोग थे जैसे कि संथाल्स, मुंडास और ऐसे और सारे जो ट्राइब्स थे, जो मुंडा ट्राइब से अलग थे, लेकिन फिर भी वो किन्हें फॉलो करने लगे थे, बिरसा मुंडा को ना। तो इन सब चीजों की वजह से, और क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दी थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत वरिड हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अरेस्टेड बिरसा इन 1895। 1895 में उन्होंने सारी चीजों को खत्म करने के लिए, इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए बिरसा मुंडा को कैद कर लिया। बाद में 1897 में बिरसा को छोड़ दिया गया, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। After his release, he started depicting Britishers as Ravana and urged Mundas to fight against them. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताने की कोशिश की है कि जो बिरसा मुंडा थे
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिथिकल स्टोरी का सहारा लिया। जैसे रावण जो था वो एक बुरा था ना आदमी, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिशर्स है वो रावण के समान है, और उन्होंने मुंडास को अर्ज किया कि अब हमें इस रावण के खिलाफ लड़ना ही होगा। इसके बाद क्या हुआ, मुंडास जो थे दे डिस्ट्रॉयड चर्चेस एंड पुलिस स्टेशंस एंड रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग। मुंडास ने अपना एक सफेद रंग का एक परचम लहराया, खुद का एक उन्होंने अपना फ्लैग लहराया, और उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी चर्चेस थे या पुलिस स्टेशन थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। मतलब अब वो ब्रिटिशर्स जो थे उनको नुकसान पहुंचाने लगे। बट बिरसा डाइड इन 1900 ड्यू टू कॉलरा। मतलब बाद में क्या हुआ, सन 1900 में जो बिरसा थे उनकी डेथ हो गई क्योंकि कॉलरा की बीमारी हो गई थी उन्हें। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो एक उन्होंने रिवोल्ट छेड़ा था, जो एक विद्रोह शुरुआत की थी, वो जो था वो धीरे धीरे शांत होता चला गया, यानी एक तरह से वो खत्म होते ही चला गया। लेकिन ये मूवमेंट जो थी ना ये बहुत रेलेवेंट थी। ये रेलेवेंट क्यों थी, हालांकि दिस मूवमेंट केम टू एन एंड, लेकिन ये रेलेवेंट किस तरह से थी, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेक लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन अवे इजीली बाय द डिकूज। यानी इस रिवोल्ट की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्हें क्या करना पड़ गया, कुछ ऐसे नए नियम कानून बनाने पड़े सो दैट जो डिकूज थे ना वो ट्राइबल से उनकी जो लैंड है वो इजीली ना छीन पाए। एंड it showed the capacity of tribes to protest and show their anger against the injustice, and they did this by inventing their own way and symbols. और क्या शो किया गया, इसमें ये भी हमें देखने को मिला कि जो ट्राइब्स थी उनके पास एक कितनी कैपेसिटी थी कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपना गुस्सा दिखाया, किसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने तरीके निकाले थे ना, जैसे अभी पढ़ा हमने कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को रावणा बताया है ना। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, एक कैपेसिटी शो हुई उनकी कि हाँ अगर ये चाहे तो ये चेंज ला सकते थे। इसमें जो उनके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स और बाय द मनी लैंडर्स, उस सबको वो खत्म करने की कैपेसिटी रखते थे। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। Thank you for watching. For more such videos, please subscribe to Success Series Education.